हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से महाजनपद काल के बारे में। बहुत डिटेल से हम महाजनपद काल के उदय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि महाजनपद काल का जब उदय हुआ उस समय भारतीय समाज की स्थिति क्या थी, लोगों की विचारधाराएं क्या थी। देखिए, जो इतिहास होता है ना वह समझ पर आधारित विषय होता है, ठीक है। इतिहास को रटा नहीं जा सकता, इतिहास को समझा जा सकता है। इतिहास को आप पढ़ने से पहले महसूस करिए। महसूस करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से चलो। विश्वास करो दोस्तों, आपको सारी चीज़ें हूबहू याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज की हमारी टॉपिक है महाजनपद काल, तो इस महाजनपद काल के बारे में तो हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस महाजनपद काल के उदय से पहले हमारे भारत में रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी थी, उनकी परिस्थिति कैसी थी, उनका सोच कैसा था, वो क्या चाहते थे, ठीक है। इन सारे चीज़ों का एक बार छोटी सी झलक देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो आपने सुना होगा हड़प्पा काल के बारे में, ठीक है। उसके हड़प्पा काल के बाद ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, और जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है उसके बाद ये महाजनपद काल का उदय होता है, ठीक है। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो कबीलियाई राज थे, कबीलियाई राज माने होता है दोस्तों कि जो कबीला था, पहले क्या होता था, लोगों के छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, ठीक है। और यही ढेर सारे कबीले मिलकर एक क्षेत्र या एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में कबीलियाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है, जो शुरू होता है देखिए 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक ये आपका उत्तर वैदिक काल, और 6ठी शताब्दी यानी इसी 600 BC को हम 6ठी शताब्दी बोलते हैं। इसके बाद से जो समय महाजनपद काल का, ठीक है। तो जो कबीलियाई राज्य थे उसके स्थान पर अब क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि देखिए, उससे पहले हम अपने थोड़ा सा धर्म को लेकर बातें कर लेते हैं, साहित्य को लेकर बातें कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही प्रमाण होते हैं महाजनपद काल के बारे में। देखिए, इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपसे सीधा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आता है कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहले उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जानकारी देखिए, हम बता रहे हैं आपको सूत्र साहित्य के बारे में, ठीक है। सूत्र साहित्य क्या होता है दोस्तों, तो वैदिक साहित्य जो था ना, जितने वेद थे, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, उसको संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी, और यही सूत्र साहित्य वेदांग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य का जो विभाजन हुआ था वो कितने पार्टों में हुआ था, 6 अंगों में, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। सिंपल सी बात बताएं, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कुछ चीज़ें और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी जो एक वेदोत्तर संस्कृत साहित्य थी, और यह सबसे प्रारंभिक रचना मानी जाती है अष्टाध्यायी को, ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था, ठीक है। ये हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने किया है। पास्क ने एक निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। तो ये सब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रहने चाहिए। अष्टाध्यायी की रचना तो महर्षि पाणिनि, ठीक है। पास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की। निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। सूत्रकाल, देखिए अभी हमने सूत्र साहित्य देखा, सूत्र साहित्य जिस काल में था उसे हम क्या बोलते हैं, सूत्रकाल बोलते हैं। सूत्रकाल में सबसे पहले हम वर्ण को जातियों में परिवर्तित होते देखते हैं। इसी के समय में सूत्रकाल में ही वर्ण जो थे वो जातियों में चेंज हो गए। इस समय जातियों का आधार पहले कर्म था, जो अब वो बदल कर जन्म हो गया, ठीक है ना। तो अब जन्म के अनुसार क्या हो, जातियों का विभाजन हो गया। जैसे कोई पहले क्या होता था कि विद्वता के हिसाब से लोगों का कर्म माना जाता था, लेकिन यहाँ से फिर क्या होता है कि कर्म अब किस पे आधारित हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। कि कोई अगर निकृष्ट कुल में मतलब क्षुद्र कुल में जन्म लेता है तो फिर वो शूद्र कहलाएगा, ठीक है।
तो आगे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इन तीनों को क्या कहा जाता? द्विज कहा जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र जाति है वो कहाँ चली गई? तो शूद्रों को उस द्विज में शामिल नहीं किया गया था। इनको चांडाल कहा जाता था और इनको नगर के बाहर रखा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ शुरू हो गई थी दोस्तों? तो सूत्र काल में। तो ये सब बताने का मतलब क्या है कि देखिए, महाजनपद काल में ये जो सूत्र काल में आप देख रहे हैं जातियों का परिवर्तित हो जाना, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव होना, शूद्रों का स्थिति बड़ी दयनीय हो जाना, ठीक है ना, ये सारी बातें बताती हैं उस टाइम पीरियड के समाज के बारे में। इसी काल में दोस्तों अस्पृश्यता का उदय भी होता है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चांडाल अस्पृश्य माने जाते हैं, इसी कारण उन्हें नगर से बाहर निवास करते थे। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ, कहानियाँ मिलती हैं, ठीक है। जैसे एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक अगर क्या होता था, ये शूद्र लोगों को कोई मंदिर जाते समय देख लेता था तो अपशगुन मानते थे, उनकी मार के हत्या कर दी जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, एक और है आपका गृहसूत्र। ये देखिए, सूत्र काल और गृहसूत्र, इन सब का वर्णन हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ाएंगे आपको डिटेल से, ठीक है। तो गृहसूत्र में दोस्तों 16 संस्कार के बारे में बताया गया, विवाह के 8 प्रकार के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस काल की बात करें तो इस काल में स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल से और ख़राब हो गई। उत्तर वैदिक काल में भी दोस्तों स्त्रियों की दशा बहुत सही नहीं थी, ठीक है। सबसे अच्छी दशा उनकी हड़प्पा काल में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में काफ़ी कुछ ठीक रहता है लगभग। उत्तर वैदिक काल से उनकी हालत और दयनीय होनी शुरू होती है, और महाजनपद काल में आते आते स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, कुल मिला जुला के हमें क्या सीखने को मिल रहा है महाजनपद काल के उदय के समय समाज के बारे में, कि लोग कर्म पे विश्वास नहीं करते थे, लोग जातियों पे विश्वास करते थे, पहली चीज़। दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का प्रभाव था, शूद्रों को बाहर रखा जाता था। तीसरा, जो महिलाएं थी वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, बड़ी ख़राब थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। चौथा, कर्म कांडों, अंधविश्वासों, इन सारी चीज़ों का बोलबाला था, ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पे बोलबाला था, ठीक है ना। इन्हीं बोलबालाओं, इन्हीं अंधविश्वासों को कम करने के लिए 2 नए धर्मों का उदय होगा, जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। वो क्या था दोस्तों, उस टाइम पीरियड में जो अंधविश्वास था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, कि उसको रोकने के लिए ये 2 नए धर्मों का उत्पत्ति होती है, और इसीलिए लोग अचानक से कन्वर्ट हो जाते हैं बौद्ध जैन में, और फिर इस तरह कन्वर्ट होते हैं कि फिर हिंदू धर्म में कोई चीज़ ही नहीं बचती, कि कोई मान्यता ही नहीं बची रह जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या क्या होता है आगे। देखिए, सूत्र काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है ना। सूत्र काल में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे। इन सिक्कों पर सूर्य, चंद्र या पीपल की आकृति बनी होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पुराने सिक्के कैसे थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे सिक्के थे दोस्तों, तो आहत सिक्के थे, ठीक है ना। आहत सिक्के थे या पंचमार्क, ठीक है ना, ये सिक्के थे। और किस धातु के बने होते थे, तो ज़्यादातर चांदी के बने होते थे। मैक्सिमम क्या होते थे, चांदी के बने होते थे, जिसमें सूर्य, चंद्र और पीपल के वृक्ष होते थे। अच्छा, महाजनपद के प्रमाण कहाँ से मिले, स्थिति हम जान गए समाज का क्या है। कैसे हम माने कि महाजनपद का उदय हुआ, ठीक है ना। महाजनपदों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, क्योंकि ये 6वीं शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व की बातें हैं। 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बातें हैं। तो उतनी पुरानी बातों पर हम विश्वास कैसे करें, क्या कोई साहित्य है, क्या कोई प्रूफ है। तो हाँ दोस्तों, उस बात का प्रूफ है क्या, बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सा वर्णन करता है, तो अगर आपके एग्जाम में अंगुत्तर निकाय मिल रहा है तो मार दीजिए, क्यों, ट्रिक कर दीजिए इसको, क्योंकि 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। और इसी तरह जैन धर्म की एक ग्रंथ है, पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मानना पड़ता है कि ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का उदय भी होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और आराम से, ठीक है। देखिए, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो आगे आप जो मगध का उदय देखेंगे, हर्यक वंश देखेंगे, ठीक, मौर्य वंश आएगा, नंद वंश आएगा, कण्व वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा, इस सबको आप कोरिलेट करके पढ़ सकेंगे। लेकिन कब, जब आपको भारत के सारे राज्यों की स्थिति पता हो,
ठीक है। उस ज़माने में तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इस तरह से नामकरण तो रहा नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, ये सब तो बाद में हुआ ना। तो हमको उस ज़माने में इन सारी जगहों को किस नाम से जानते थे ये जानना। अच्छा देखिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आप उत्सुकता दिखाइए अंदर से। ये इतिहास है, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस आप मज़ा लीजिए इसका, ठीक है। लेकिन कब, जब आप प्रयास करेंगे तब, ठीक है। तो पहला जनपद हम शुरू करते हैं काशी से, ठीक है। भगवान विश्वनाथ की नगरी है काशी, बगल में बनारस, ठीक है। तो इसको बनास कहा जाता था। बनारस के जो इर्द गिर्द के क्षेत्र थे वही काशी कहे जाते थे, ठीक है ना। काशी का जो राजा था दोस्तों वो ब्रह्मदत्त था, और काशी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। काशी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। और देखिए फिर क्या होता है, काशी का जो राजा था ब्रह्मदत्त, इससे हमेशा संघर्ष चलता था कौशल के राजा से। कौशल किसे कहते थे? तो कौशल नाम पड़ा दोस्तों कौशल्या से, आप याद कर लो, तरीका है खाली याद करने का। कौशल नाम पड़ा मान लीजिए किससे? कौशल्या से। और कौशल्या राम जी की माता, ठीक है ना, रामचंद्र की। तो कौशल्या, और कौशल्या कहाँ की थी? अवध की, अयोध्या की, ठीक है। तो ये अयोध्या, और उस समय अयोध्या के जो राजा थे वो कौन था? राजा दीक्षित। परीक्षित मत सोचिएगा दोस्तों, परीक्षित दूसरे हैं, ये राजा दीक्षित हैं। राजा दीक्षित से राजा ब्रह्मदत्त का हमेशा संघर्ष चलता था, हमेशा लड़ाई होती थी, ठीक है। और जब इन दोनों में पहली बार लड़ाई होती है, ठीक है, तो एक निर्णायक लड़ाई भी इसमें होती है जिसमें राजा दीक्षित की हार हो जाती है। देखिए, कौशल को अपने राज्य, हार होने के बाद क्या हो जाता है, कौशल को अपने राज्य काशी में मिला लेता है। कौन? ये ब्रह्मदत्त। यानी अब ये अयोध्या जो है वो कहाँ के शामिल हो गया? काशी में शामिल हो गया। कई वर्षों बाद, ठीक है, बहुत वर्षों बाद एक राजा होता है कौशल का, छोटा सा राजा रहता है कंस, और वह विद्रोह कर देता है। उसके विद्रोह करने के बाद सत्ता पूरी तरीके से पलट दी जाती है, ठीक है ना, और काशी कौशल के अंडर में आ जाता है। देखिए, ठीक है ना, पहले क्या था, ब्रह्मदत्त के समय में काशी बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। बाद में कंस के टाइम में कौन सा? ये कौशल बड़ा हो गया, ठीक है ना, अवध वाला, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये था काशी की कहानी, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब इसी हाथ लगे हम लोग कौशल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कौशल हमने पढ़ा, कौशल बना कौशल्या से, और यहाँ अवध है, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी दोस्तों ये श्रावस्ती थी। कौशल्या की राजधानी कहाँ थी? कौशल की श्रावस्ती थी। श्रावस्ती इस समय दोस्तों फैजाबाद का जो जगह है, जिला है, गोंडा, बहराइच, ठीक है ना। तो ये इन जगहों में श्रावस्ती था, बसा हुआ था, ठीक है। इन्हीं जगहों को हम किस नाम से जानते थे? श्रावस्ती नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे आप श्रावस्ती? अक्सर दिमाग से उतर जाएगा आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो काशी है इसकी राजधानी वाराणसी, ठीक है। लेकिन जो कौशल है ये अवध तो याद रहेगा कौशल्या से, ठीक है। तो देखिए श्री रामचंद्र, कौशल्या के पुत्र कौन थे? श्री रामचंद्र। तो श्री से श्रावस्ती, श्री से श्रावस्ती। तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा मुझे लगता है, तो वो बातें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलकर कौशल बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन जाता है। देखिए कुछ ही शक्तिशाली राज्य रहते हैं। देखिए 16 में हमको 16 को बहुत डिटेल से नहीं जानना है, ठीक है। कुछ ही, जैसे काशी को जानना है, काशी हमने देख लिया, कौशल हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, ठीक है, और वत्स हो गया। इन 4 के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए आगे चलकर कौशल बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन जाता है, और यहाँ का राजा होता है दोस्तों प्रसेनजीत। कौन होता है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत अपनी दानवीरता के लिए सर्वप्रसिद्ध था, मतलब बहुत प्रसिद्ध राजा था, ठीक है ना, इस मामले में, ठीक है। तो ये जो है राजा प्रसेनजीत, ये तक्षशिला से पढ़ के आया हुआ था, ठीक है। तक्षशिला दोस्तों गांधार के पास पड़ता था, और तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा नहीं, आप सोचेंगे नालंदा बहुत बाद में बना है। तक्षशिला बताइए 6वीं शताब्दी में, नालंदा आके 320 ईस्वी के आसपास बनेगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तक्षशिला की बात कर रहा हूँ, गांधार के पास, जो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये अपनी दानवीरता के कारण इसलिए प्रसिद्ध था, देखिए इसकी प्रसिद्धि मिलती है, इसने ब्राह्मणों को 2 पूरा का पूरा नगर ही दान दे दिया था, राजा प्रसेनजीत, ठीक है। तो आप ये राजा प्रसेनजीत कैसे याद रहेंगे? तो राम जी क्या करते हैं, लंका जीत कर आते हैं, तो जीत से प्रसेनजीत, ठीक है, जीत से प्रसेनजीत, श्रावस्ती। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठाइए। देखिए वीडियो अगर न याद होता हो तो 1 से 2 बार देखिए आप वीडियो, ठीक है, आपको अपने आप याद होगा सारी चीज़ें। देखिए यह बुद्ध के समकालीन था, कौन? राजा प्रसेनजीत। आइए थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। देखिए कौशल का जो राजा प्रसेनजीत है, इसकी लड़ाई हमेशा चलती थी मगध के राजा अजातशत्रु से। दोस्तों अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि जो काशी
था वहाँ का राजा जो कंस बनता लास्ट में, वो पूरी की पूरी सत्ता पलट देता है, मतलब कौशल का, ठीक है ना। और काशी जाके कौशल में आ जाती है, तो कौशल कितना बड़ा राज्य बन जाता है। सोचिए, राजधानी उसकी श्रावस्ती है, अयोध्या, फैजाबाद, ये सब नगर के आसपास, ठीक है। और उसका विस्तार रहता है पूरे के पूरे बनारस और मुगल सराय तक, ठीक है। और इधर साइड क्योंकि इधर बनारस से आप आगे जाएंगे मुगल सराय के बाद फिर क्या हो जाएगा, बिहार आ जाता है, ठीक है, सासाराम बिहार। वहाँ राज्य किसका चल रहा है, वहाँ तो मगध का शासन है। तो दोनों की बाउंड्री यहाँ मिलेगी, क्या वहाँ युद्ध जैसी संभावना बनेगी? जरूर बनेगी। और इसीलिए इन दोनों में हमेशा युद्ध होता था, प्रसेनजीत और अजातशत्रु में। इन्हीं दोनों के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध होता है, और उस युद्ध में दोस्तों अजातशत्रु बंदी बना लिया जाता है। मगध बहुत फेमस है, अजातशत्रु बहुत बढ़िया राजा था, बहुत बलवान था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्या करे, प्रसेनजीत के सामने नहीं टिक पाया, ठीक है। तो प्रसेनजीत अयोध्या का था, भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद उसके साथ था, तो कैसे हार जाता, ठीक है। और इस निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। अजातशत्रु क्या हो गया दोस्तों, तो बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनने के बाद अजातशत्रु तुरंत दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है, ठीक है, प्रसेनजीत की जो पुत्री रहती है वजीरा, ठीक है ना, उससे अजातशत्रु विवाह कर लेता है, ठीक है, उससे अजातशत्रु विवाह कर लेता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये अजातशत्रु का मामा रहता है प्रसेनजीत, ठीक है। अजातशत्रु मैं इसको हर्यक वंश में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि वहाँ जब पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग में। अजातशत्रु दोस्तों राजा बिंबिसार का पुत्र रहता है, ठीक है ना, बिंबिसार का। देखिए बिंदुसार मत आप समझिएगा, बिंबिसार है, बिंबी 2 बार बब है, ठीक है। तो बिंबिसार का पुत्र रहता है। बिंबिसार जो है प्रसेनजीत की बहन रहती है दोस्तों, प्रसेनजीत की बहन रहती है, जिसका नाम रहता है महाकोशला, ठीक है ना। तो कौशल नगरी है, कौशल नगरी इसलिए महाकोशला नाम भी है, ठीक है। और इससे इसकी शादी हुई रहती है, ठीक है ना, इससे दोनों के वैवाहिक संबंध रहते हैं। तो आप बताइए, अगर बिंबिसार का लड़का है, मतलब ये महाकोशला मतलब दूसरे पत्नी से लड़का रहता है, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से मामा हुआ कि नहीं प्रसेनजीत। और मामा की लड़की, ठीक है, वजीरा, तो वजीरा से इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। हालांकि इस बात को लेके प्रसेनजीत तो बहुत चिंता में भी रहता है, क्योंकि इन लोगों का अफेयर रहता है, ठीक है। अफेयर के बावजूद वो लोग भी शादी करते हैं। तो चलिए किसी बहाने हो जाती है शादी, ठीक है। उस शादी में प्रसेनजीत मजबूरी में शादी करके उसे काशी दान में दे देता है, किसको, अजातशत्रु को, ठीक है। वृद्धावस्था में प्रसेनजीत क्योंकि बड़ा है, देखिए इसकी लड़ाई इसके बाप से भी हुई है, ठीक है, होने वाली थी, लेकिन फिर वैवाहिक संबंध बन जाने के बाद नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रसेनजीत अब वृद्ध हो चुका था। वृद्धावस्था में यह शाक्य देश में बुद्ध की शरण में चला जाता है, और जैसे राज्य छोड़ के जाता है, इसके अनुपस्थिति में कौशल में क्रांति हो जाती है, ठीक है। लोग वहाँ विद्रोह कर देते हैं। वापस जब प्रसेनजीत आता है और सहायता मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कौशल की गद्दी खाली हो जाती है और कोई वहाँ राजा बनने योग्य नहीं रहता है, इसलिए कौशल का विलय मगध में कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो अब सोचिए मगध कितना बड़ा राज्य हो गया। इसीलिए आगे चल के हम 16 महाजनपदों में सब के सब राज्यों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मगध के बारे में, ठीक है। क्योंकि आगे चल के मगध जो है 16 को 16 महाराज्यों को अपने में विलय कर लेगा। तो अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, काशी पहले ही जा चुका है कौशल में, और कौशल अब आ गया किसमें, मगध में, ठीक है। तो काशी, कौशल, मगध ये सब के सब ऐड हो गए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, ठीक है ना। अंग देश रहता है, इसकी राजधानी जो है चंपा रहती है दोस्तों। ये चंपा को आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला से लिया गया है, ठीक है, कि ये जिला रहा होगा। यह बिंबिसार के समय में मगध में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो यह अजातशत्रु से पहले के टाइम में ही अगर अंग से मिल गया रहता है, अंग जाके मगध में मिल गया रहता है, ठीक है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर देखते हैं मगध के बारे में। मगध की राजधानी दोस्तों गिरिब्रज रहती है या राजगिरी रहती है। पहली बौद्ध महासभा जो होती है, हम बौद्ध धर्म में इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो गिरिब्रज या राजगिरी यहीं पे होती है, ठीक है। यहाँ पे सप्तपर्णी गुफा है, वहाँ पे हुआ करती थी, वहाँ पे होती है वो प्रथम बौद्ध महासभा, ठीक है ना। और वह बुद्ध के मृत्यु के पश्चात होती है, ठीक है ना, 483 BC में, ठीक है। तो इस तरह से उसके बारे में देखेंगे। और यह राजगिरी इस समय का पटना और गया जिला को लिया जाता है। सबसे पहला जो मगध का राजा रहता है दोस्तों, वो बृहद्रथ रहता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मगध का पहला राजा भी बृहद्रथ रहता है, और मगध का अंतिम राजा कई सौ सालों बाद भी एक बृहद्रथ नाम का ही व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि शुरू भी बृहद्रथ से होता है और समाप्त भी बृहद्रथ पे ही
होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 2 महान राजा हैं, हम लोग को देखने आगे चल के बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में। ये जो है मगध के साम्राज्य को बहुत बढ़ाते हैं, प्रसिद्ध करने में बड़ा योगदान देते हैं। तो इसकी बातें हम हर्यक वंश में करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले मगध के बारे में देख लेते हैं और 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। समय के साथ साथ यह राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि एक एक करके सभी पड़ोसी राज्य इसमें विलीन होते गए। अभी हमने आपको पीछे दिखाया कैसे 4 राज्य विलीन हो गए। अभी देखिए काशी, कौशल, अंग, ये 3 तो आए गए हैं उसके कंटर में, है कि नहीं, काशी, कौशल, अंग और मगध। मगध तो खुद ही है 4, तो ये अभी 4 को लेके चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है दोस्तों वज्जी। ठीक है, वज्जी इसमें कबीले शामिल थे। देखिए लगभग सभी महाराज्यों महाजनपदों में कबीले शामिल थे। उसके पहले कबीले ही रहते थे। ढेर सारे कबीले मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं और ढेर सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी कबीले रहते हैं। इस वज्जी कबीले में 2 तरह के कबीले होते हैं, एक विदेह रहता है, एक लिच्छवी रहता है। ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए 2 ही 3 मैंने बताया, आपने 4 आपके बड़े हैं, 2 आपने पढ़ लिया, कौशल और मगध पढ़ लिया। ठीक है, और वज्जी, ये वज्जी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और वत्स, ये 2 और पढ़ लीजिए, 4। तो ये 4 अपने माइंड में रखिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विदेह की बात करते हैं तो विदेह के राजा रहते हैं राजा जनक। कौन से राजा जनक? के सीता वाले, हाँ वही राजा जनक, जिसको मिथिला नरेश कहा जाता है। ठीक है ना, और मिथिला को हम किस नाम से जानते हैं? जनकपुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अंतिम राजा यहाँ का कलार होता है। कलार के बारे में दोस्तों कहा गया कि यह एक ब्राह्मण कन्या का अपमान कर देता है, जिसके कारण इसे श्राप मिलता है और यह वंश सहित और राज्य सहित नष्ट हो जाता है। पूरा विदेह का विदेह ही समाप्त हो गया। तो थोड़ी सी प्रसिद्धि इसको मिलती है जनक के काल में। ठीक है, थोड़ी सी का बहुत प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रामचंद्र जी किस राज्य से गए थे? तो कौशल राज्य से। हालांकि वो घटना बहुत पहले की थी। ठीक है, और ये भी नहीं है कि नहीं विदेह के समय में यही राजा थे। ठीक है, ये बताया गया कि ये प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, और अंतिम राजा थे। लिच्छवी अगर संघ की बात किया जाए, ये भी वज्जी के अंडर में था। और ये लिच्छवी जो लोग थे बड़े स्वाधीनता प्रिय लोग थे। ठीक है, और युद्ध करने में बड़े ही तेज तर्राक थे। लिच्छवियों की राजधानी जो थी दोस्तों वैशाली थी। तो याद करने का तरीका क्या होगा? लिच्छवी, चाहे वज्जी का है तो व से वज्जी, व से वैशाली, लिच्छवी व, ठीक है ना, विदेह व, सारे व देखिए व, ठीक है ना। तो लिच्छवी आ गया वैशाली पे। ठीक है, इनकी राजधानी थी। और वैशाली में ही दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं पे हुआ है। देखिए लिच्छवी पे में जो राजा था वो राजा कौन सा था? राजा चेटक था। कौशल में कौन सा था? तो जीत गए राम जी प्रसेनजीत। ठीक है, जीत गए राम जी प्रसेनजीत। और यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे चेटक राजा है। लिच्छवी का राजा कौन है? चेटक। और चेटक की दोस्तों बहन रहती हैं, वही महावीर की माँ रहती हैं। ठीक है ना, जो लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी, नाम था क्या दोस्तों? तो त्रिशला नाम था। त्रिशला के पुत्र रहते हैं। ठीक है ना, तो ये चेटक नरेश जो रहते हैं उनकी बहन का पुत्र रहता है। तो महावीर स्वामी के मामा रहते हैं चेटक, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप संबंध बना के पढ़िए। ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो महावीर स्वामी के मामा रहते हैं चेटक। इनकी पुत्री रहती है दोस्तों छलना। ठीक है ना, या चेलना कहीं लिखा हुआ, चेलना, छलना। और इसकी शादी भी हुई रहती बिंबिसार से। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो कौशल था वहाँ की रानी महाकौशला देवी, ठीक है, उनसे भी बिंबिसार की शादी रहती, तो पहली शादी रहती है। यहाँ छलना से शादी करते हैं चेटक की पुत्री से बिंबिसार, तो दूसरी शादी रहती है। एक और विवाह करेंगे चेदीगढ़ राज से। ठीक है ना, तो वहाँ के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे हर्यक वंश में। ठीक है ना, और बिंबिसार क्यों ऐसा करता है इसके बारे में भी बहुत डिटेल से हर्यक वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है इतनी चीज़ें। आगे देखिए, लिच्छवी जो थे ये बुद्ध के अनुयायी थे। देखिए इनके यहाँ महावीर स्वामी का जन्म जरूर हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी बुद्ध से बड़े नहीं थे एज वाइज। ठीक है, तो एज वाइज छोटे थे, इसलिए जब वो महावीर स्वामी फेमस होते हैं उससे पहले ही बुद्ध फेमस हो चुके रहते हैं। तो जो लिच्छवी के लोग रहते हैं वो बुद्ध के अनुयायी रहते हैं। द्वितीय बौद्ध महासभा भी कहाँ हुई है दोस्तों? तो वैशाली में हुई है। पहली बौद्ध महासभा कहाँ हुई है? मगध के राजधानी में। दूसरी बौद्ध महासभा वज्जी के राजधानी में, वैशाली में। ठीक है, तो सिंपल है। वैशाली अब मुजफ्फरनगर जिला बिहार के रूप में पहचाना जाता है। और यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। ठीक है ना, यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय, यही गलत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा गुप्त वंश में बनता है। तक्षशिला 6वीं शताब्दी महाजनपद काल के समय में ही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आगे आइए,
मल्ल, अगर हम मल्ल देश की बात करते हैं तो यह एक प्रजातांत्रिक राज्य था, ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या है, प्रजा का शासन था, लोकतंत्र का राज्य था, ठीक है ना। और यहाँ भी दो जगह पड़ते हैं, ठीक है ना, दो भागों में बटा रहता है, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर की राजधानी जो रहती है, कुशीनगर को आज के समय में कसिया गाँव से लगाते हैं। गोरखपुर के बाद दोस्तों कसिया गाँव पड़ता है, ठीक है ना। और पावा को पडरौना से लिया जाता है, ये भी गोरखपुर के पास है। पूरा मल्ल जो है दोस्तों ये देवरिया क्षेत्र में पड़ता है। कहा जाता है कि देवरिया का जो पूरा क्षेत्र था ये मल्ल राज्य में आता था, ठीक है ना, देवरिया, ठीक है ना, जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में ही किया था। पावा को पौ भी पढ़ते हैं कई जगह, ठीक है ना, तो पावा में किया था अंतिम भोजन, ठीक है ना। और फिर इनकी मृत्यु कहाँ होती, कुशीनगर। देखिए खाना यहाँ पे खाया और मृत्यु कहाँ पे हुई जाके, ये होती है कुशीनगर में, ठीक है। तो ये 2-3 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राजा लोग फेमस नहीं थे, ठीक है। चेदी जो राज्य था, चेदी राज्य ये आधुनिक बुंदेलखंड से लिया जाता है, ठीक ना। बुंदेलखंड में के बारे में दोस्तों वहाँ पे एक बहुत फेमस रहता है राजा रहता है। हालांकि वहाँ किला आपने सुना होगा, कालिंजर का किला सुना होगा, ठीक ना। राजा विद्याधर जिसकी लड़ाई होती है महमूद गजनवी से, ये वहीं का रहता है। तो बहुत अच्छे राजा हुए, लेकिन बाद में हुए इस टाइम पीरियड में उसके यहाँ जो राजा रहता है बहुत बदमाश राजा रहता है, राजा शिशुपाल। शिशुपाल का नाम सुना होगा, ये कृष्ण जी के बुआ का लड़का रहता है जो कृष्ण जी को 100 बार परेशान करता है। उसके बाद कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से इसकी मृत्यु करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये वही शिशुपाल का राज्य चेदीगढ़ राज्य, ठीक है ना। तो चेदी की जो राजधानी रहती है दोस्तों वो सोत्थीवती रहती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था सोत्थीवती, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मली कभी पूछता नहीं है और पूछ दिया गया था, ठीक है। तो सोत्थीवती याद करिए, सोत्थीवती, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो कैसे याद करेंगे सोत्थीवती। देखिए तो शिशु है, शिशु हमेशा सोता रहता है, बच्चा हमेशा क्या करेगा, सोएगा, सोत्थीवती, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। और यहाँ कुशीनगर पावा तो ये नॉर्मल सा है, ठीक है। वत्स की बात करते हैं तो वत्स महाजनपद में तो हम लोग खुद ही बैठे हुए हैं इलाहाबाद में, ठीक है ना। आधुनिक रूप से इसकी राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, तो कौशाम्बी में थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ जो राजा रहता है वो राजा उदयन रहता है। बड़ा शक्तिशाली राजा रहता है, इसको शिकार करने का बहुत शौक रहता है, इसके लिए इसने एक वन भी लगवा रखा था, ठीक है। और थोड़ा सा बदमाश टाइप का रहता है, इसलिए इसका पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तो बताइए अगर यहाँ पे इलाहाबाद है तो, और इधर का बनारस का सेक्टर, पूरा मगध का सेक्टर ये तो मगध वालों के पास है, तो अगर इसका संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो लड़ाई किससे करेगा, जाके मगध में करेगा। और इधर जो है इधर के राज्यों से करेगा, इधर बुंदेलखंड वगैरह हो गए इधर के राज्यों से करेगा। तो इसकी लड़ाई हमेशा होती रहती थी, किसी से पटती नहीं थी। तो आगे देखते हैं इसकी लड़ाई किससे होती है, ठीक है। ख़त्म होने वाला ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर और है। देखिए उसे मगध के राजा अजातशत्रु, ठीक है ना, से लड़ाई हमेशा रहती है। इसके अलावा अवंती के राजा प्रद्योत, ठीक है ना। तो एक और जगह पर है हम लोग को देखना है अवंती, ठीक है ना। तो अवंती का राजा रहता है कौन दोस्तों, तो प्रद्योत राजा है, ठीक है ना। फिर से आप पीछे को रिवाइज करिए, ठीक है ना। प्रसेनजीत, जो प्र से प्रसेनजीत है वो अवध का है, कौशल का, ठीक है ना। और जो प्रद्योत है कहाँ का है, अवंती का है, ठीक है ना। तो इससे भी हमेशा इसको युद्ध करना पड़ता है। देखिए मगध के राजा जब अजातशत्रु की लड़ाई होती है उदयन की, उदायन नहीं है दोस्तों, उदायन मगध का राजा रहता है, आगे चल के बनेगा, ये उदयन है, उदयन, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। उदयन ने मगध के राजा के साथ विवाह संधि कर ली। जब इससे लड़ाई होती है तो क्या करता है, विवाह संधि कर, ये भी तो विवाह संधि किए रहते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह क्या करता है, उदयन भी विवाह संधि कर लेता है। और जब अवंती का राजा लड़ाई कर लेता है, लड़ाई होती है, तो इस लड़ाई में प्रद्योत की हार हो जाती है, ठीक है ना। वो प्रद्योत की असफलता शामिल होता है। क्यों, क्योंकि उदयन के साथ कौन शामिल था, उदयन के साथ अजातशत्रु भी रहता है, प्रद्योत पड़ जाता है अकेले। हालांकि प्रद्योत बहुत खूंखार राजा रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है चंड प्रद्योत, ठीक है ना। बहुत बदमाश रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या रहता है, चंड प्रद्योत, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बदले में चंड प्रद्योत को अपनी कन्या से राजा उदयन का विवाह करना पड़ता है, और इसकी कन्या का नाम रहता है वासदत्ता। तो वासदत्ता पे भास नामक एक लेखक हैं जिसने किताब नाटक लिखा हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों स्वप्न वासदत्ता। तो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है, तो भास, या भास ने कौन सी किताब लिखी, तो स्वप्न वासदत्ता, ठीक है ना। उदयन जो रहता है दोस्तों पहले तो बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन जब बुद्ध के शरण में आता है तो बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर देता है, ठीक है।
आगे ये बात करते हैं अवंती की। अवंती जो राजा प्रद्योत हैं वहाँ की बात करते हैं। ये आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा को मिला करके राज्य था अवंती राज्य। अवंती दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती दोस्तों उज्जैन को बोलते थे। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है और यह मंदिर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी दोस्तों? तो आप कोरिलेट करके थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सी नदी जा रही है? क्षिप्रा, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये MPPCS का क्वेश्चन था, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा। मालवा की गंगा कहने से क्या तात्पर्य है? मालवा जगह का नाम है, ये जगह, ठीक है ना, मालवा, और मालवा की गंगा बोला जाता है क्षिप्रा नदी को, ठीक है ना। तो और देखिए, और ये दक्षिणी अवंती जो है ये माहिष्यति है, ठीक है। अभी बाहुबली मूवी आई तो माहिष्मती है, ठीक है ना, तो वो नहीं है ये, ठीक है ना, वो माहिष्मती है, ये माहिष्यति है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। राजा प्रद्योत की बात अगर हम करते हैं तो ये बड़ा ही खूंखार प्रवृत्ति का था, जिसके कारण से चंड प्रद्योत कहा जाता था, ठीक है। और इसने अपनी कन्या का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से कर दिया था और इसके यहाँ रिश्तेदारी थी किसकी? मथुरा के राजा सूरसेन से, ठीक है ना। तो सूरसेन से, मथुरा का राजा था सूरसेन, ठीक है ना, इससे यहाँ वैवाहिक संबंध थे इसके। तो मालवा के ऊपर मथुरा पड़ता है, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाकर यह भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं आपकी बौद्ध धर्मों का ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक ना। आगे बात करते हैं कुरु राज्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कुरु जो राज्य था वो वर्तमान दिल्ली और मेरठ को लिया जाता था। इसकी राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है ना, जिसकी स्थापना खुद अर्जुन ने किया था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था, जिसमें बुद्ध राजा थे उस समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य। और अभी हमने पढ़ा वत्स का राजा, तो वत्स का राजा उदयन जो है वो बुद्ध के समकालीन था, ठीक है ना। उदयन हो गया, चंड प्रद्योत हो गया, प्रसेनजीत हो गया, ये लोग क्या हैं? ये लोग अजातशत्रु हो गए, ये लोग सबके सब क्या हैं? सहपाठी हैं, ठीक है ना। एक सहपाठी मतलब एक साथ पढ़ने वाले नहीं, मतलब एक ही टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। वैदिक काल में दोस्तों कुरु का और पांचाल का बड़ा नाम था, क्योंकि वैदिक काल में ही महाभारत की लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तो उस काल तक तो ये फेमस था, लेकिन आगे चल के जब महाजनपद काल आता है तो फिर यहाँ इसकी जो प्रसिद्धि हो जाती है थोड़ी सी कम हो जाती है। पांचाल की बात करेंगे दोस्तों तो पांचाल बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो आज के समय में इसको पांचाल बोला जाता था, या हम सीधे कह लें रुहेलखंड का जो एरिया था उसको बोला जाता था। पांचाल भी दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, ठीक है ना। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी अहिच्छल थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। तो दोनों आपको ध्यान देना है, अहिच्छल और काम्पिल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ वाला आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? ये वाला मैं याद करा दूँ आपको। तो ऊ से उत्तरी उज्जैन में और दक्षिणी माहिष्मती में। तो उत्तरी बचा उज्जैन में, तो दक्षिणी क्या हो जाएगा? माहिष्मती में। तो दक्षिण में, वैसे दक्षिण भारत की मूवी है बाहुबली, तो दक्षिणी क्या हो जाएगा? माहिष्मती, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। फिर यहाँ उत्तरी पंचाल अहिच्छल हो जाएगा, ठीक है ना, और दक्षिणी पंचाल क्या हो जाएगा? काम्पिल। तो याद करेंगे, देखिए उत्तरी ऐसे बनता है ऊ, इसको बना दिया मैंने अ, तो उत्तरी ही क्या हो जाता है? अहिच्छल हो जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पांचाल में ही दोस्तों कौन रहती है? द्रौपदी यहीं की रहती है, राजा द्रुपद की यहाँ की, ठीक है ना। तो द्रौपदी, तो ये पांचाल नरेश क्या की रहती है। तो ये वैदिक काल में इसका बड़ा ही नाम रहता है, लेकिन अब महाजनपद काल में इसका नाम कम हो जाता है। अगर मत्स्य जनपद की बात करते हैं दोस्तों, महाजनपद की बात करते हैं, तो यह जयपुर में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या रहती है? विराटनगर रहती है। यहाँ 13 साल तक दोस्तों पांडवों ने अपना वनवास काटा है, ठीक है ना, ठीक है ना। राजा यहाँ का राजा भी ये रहता है, राजा विराटनगर इसी के नाम पड़ा है, ठीक है ना। तो ये पांडवों ने 13 साल तक क्या किया? वनवास, ठीक है ना, ये किया। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और सूरसेन की बात करता हूँ, अभी मैंने बताया पीछे कि सूरसेन के यहाँ चंड प्रद्योत के वैवाहिक संबंध थे। तो सूरसेन जो है जगह था, और सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। मथुरा को आसपास के एरिया को बोला जाता था सूरसेन, ठीक है ना। एक यूनानी लेखक ने इसको मेथोरा के नाम से बताया है, ठीक है। और बुद्ध के समय में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। कहीं कहीं लिखा है कि अवंती पुत्र ही कृष्ण जी थे, ठीक है। लेकिन इसकी मान्यता कई और एक ही किताब में मुझे मिली, और जगह नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला, बता दे रहा हूँ, ठीक है। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। अस्सक या अश्मक, ठीक है ना, ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था जिसका नाम है अश्मक, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी वो पोटिल थी या पोतना थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर या गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। गांधार की बात करते हैं दोस्तों, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। और यह पूरा का पूरा क्षेत्र वर्तमान कश्मीर और तक्षशिला जो पाकिस्तान में है उस क्षेत्र से लगाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद 16वां महाजनपद है आखिरी, ठीक है, कंबोज, ठीक है। कंबोज महाजनपद यह उत्तरापथ में स्थित था और द्वारका बोला जाता था, वो गुजरात का पूरा नीचे का नीचे एरिया, ठीक है ना, द्वारका। और कई जगह इसकी राजधानी दोस्तों द्वारका भी मिली है, कई जगह राजपुर या हाटक भी मिला है, तो आप दोनों याद रखेंगे, राजपुर, हाटक, द्वारका, ठीक है, इस सबको याद रखेंगे। तो ये कंबोज रहता है। तो कुल मिला जुला के हमने 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा बातें जानी, थोड़ा क्या जितनी थी मैंने सब बता दी, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों क्या होता है कि जो गंगा जमुना दोआब है, ठीक है, जहाँ गंगा दोआब मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जा रही है, ये यमुना नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है यही दोआब बोला जाता है, ठीक है। तो गंगा जमुना दोआब में और एवं बिहार में लोहे का प्रयोग होने से क्या हुआ, बिहार थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो गया, ठीक है। और आपने देखा कि कंडीशन ऐसी बनी कि मगध आगे बढ़ता गया और आगे चल के मगध इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सारे राज्यों का विलय कहाँ हो जाता है, मगध में हो जाता है। इसलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा मगध का उदय, ठीक है ना, मगध के बारे में पढ़ेंगे। और मगध में जो पहला राज्य होता है, उदय होता है, मगध राज्य में जो पहला वंश होता है वो हर्यक वंश का उदय होता है। तो बहुत डिटेल में दोस्तों हम हर्यक वंश को कवर करेंगे, राजा बिंबिसार से लेके आखिरी तक की चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मौर्य वंश का उदय होगा, ठीक है। उसके बाद नंद वंश हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए हमें, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी उससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है हमारा, हम और भी अच्छे वीडियो ला सकेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए पहले क्या होता था कि लोग दक्षिणा देते थे, तो मैं आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना विनती अवश्य कर रहा हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, कब जब आपको पसंद आ रहा हो तब, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया।